नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नवीनतम समसामयिकी की कक्षा को आज अपन शुरू करते हैं और इसमें आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अच्छे तथ्य जानने के लिए अंत तक बने रहना होगा, मतलब अब इस कक्षा को आखिर तक आपको देखना होगा। तो चलते हैं, अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कार्यस्थल पर सुरक्षित व स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दे देना साथियों, ये पूछी गई है कि ये विश्व दिवस कार्यस्थल के ऊपर जहां व्यक्ति कार्य करता है, तो एक तरीके से ये श्रमिक हो गया ना, तो हम समझ गए। और उसको ना सुरक्षित भी रहना है और स्वस्थ भी रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। और वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये में ध्यान रख लेना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 28 अप्रैल। अब बात आती है कि ये जो मनाता कौन है, ये अपना कौन सा दिन है? स्वस्थ रहने का और सुरक्षित रहने का कार्य स्थल पर, ठीक है। तो अब इस दिवस को मनाने वाला जो संगठन है मित्रों, वो आप सब लोग जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वो इसको क्या करता है? मनाता है। तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात आ गई, तो आप लोग बता सकते हो क्या कि इसकी स्थापना है वो कब हुई? तो मित्रों, इसकी स्थापना हुई है 29 अक्टूबर। अगर बात करें अपन सन की, तो 1919 में होगा। कब? 1919 में होगा। तो ये बात महत्वपूर्ण है, तो ये बात आप लोग याद रखना। अब अपन बात करेंगे अगर इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर की अपन बात कर लेते हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में है। जिनेवा, और जिनेवा आप सब लोग जानते हो स्विट्जरलैंड में कई संस्थाओं के यहाँ पर क्या हेडक्वार्टर है। और अब अपन अन्य अदर ऑप्शन पर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अदर ऑप्शन पर की बात करें तो ये 22 अप्रैल है मित्रों, सब जानते हो, अर्थ डे है ना, पृथ्वी दिवस है, सब पहले से भी पढ़ रहे हो। और 24 अप्रैल की अपन बात करेंगे तो हमने पढ़ रखा है, ये कौन सा है? पंचायती राज दिवस है। कौन सा दिवस है? पंचायती राज। और 26 अप्रैल की बात करें तो मित्रों 26 अप्रैल हमने ये भी पढ़ रखा है, ये कौन सा है? विश्व बौद्धिक दिवस। कौन सा दिवस है? विश्व बौद्धिक दिवस, ठीक है। तो अपने दूसरे नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न कौन सा है कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला संस्थान कौन बना है? कोविड-19 कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस इन दिनों चल रहा है। तो इसके हम बात ये करना चाहते हैं कि इसके लिए ये जो प्लाज्मा थेरेपी है, इसको शुरू करने वाला पहला संस्थान कौन सा बन गया है ना। तो अब इसकी बात करेंगे तो संस्थान देखो, इसके लिए संस्थान जो चुना सबसे पहला बना है वो है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ये पहला संस्थान बना जो प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला है। अब आप लोगों के सामने ये एक बात उठ गई, ये दिमाग में भी आप लोगों के ये चीज़ है ना याद आई होगी, या आप लोग इसके प्रति सोचते होंगे कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये क्या है मित्रों। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है। अगर अपन इसको सही भाषा में समझ ले, अपनी सामान्य भाषा में, तो ये मित्रों कि जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है और ये जो व्यक्ति है ये कोरोना क्या है, मतलब बीमारी से जूझ रहा है, मतलब पहले इसके कोरोना बीमारी थी, मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये कोरोना रोगी है, ठीक है। और ये क्या हो चुका है अब, है ना, ठीक हो चुका है, मतलब ये कोरोना रोगी है, अब इस बीमारी से लड़ाई करके ये क्या हो गया है? ठीक हो गया है। ये कोरोना व्यक्ति अब क्या हो गया है? ठीक हो गया है। अब देखो, जब ये ठीक हो गया है तो क्या होता है कि ये ठीक होता है, तो ये तो हमें एक चीज तो ध्यान रख लेना कि इसके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनती है। इसके शरीर के अंदर क्या बनती है? एंटीबॉडीज बनती है। और एंटीबॉडीज जो होती है वो प्लाज्मा में होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो व्यक्ति ठीक होता है तो इसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी सक्रिय होती है। तो इस व्यक्ति के शरीर के अंदर से एंटीबॉडी निकाली जाती है प्लाज्मा के माध्यम से। और वो क्या निकाल दी जाती है? एंटीबॉडी। और ये निकाल करके किसी एक कोरोना के रोगी के अंदर डाली जाती है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये व्यक्ति जो लड़कर आया है, इसके शरीर में एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी अब, है ना, मतलब इस रोगी के शरीर में जाएगी, तो वो भी क्या करेगी? लड़ेगी किससे? कोरोना से। तो इससे क्या होगा? मरीजों का क्या हो जाएगा? उपचार हो जाएगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त कारगर, है ना, थेरेपी है और काफी समय से ये चल भी रही है, ठीक है। मतलब कई दिन हो गए, जैसे 10-15 दिन हो गए, शुरुआत में ही, है ना, इसको धीरे धीरे ICMR ने मान्यता भी दी और धीरे धीरे ट्रायल किया गया। अब इसका जो संस्थान है जिसने शुरू कर दिया, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ने। तो ये भी बात ध्यान रख लेना प्लाज्मा
थेरेपी। तो मैंने आपको सामान्य भाषा में बताने की कोशिश की है। अगले अपन इन ऑप्शनों पर विचार कर लें। सफदरजंग सरकारी जो अस्पताल है, इसने क्या काम किया, तो ये भी ध्यान दे लेना। इसने रोबोटिक सर्जरी शुरू की थी। रोबोटिक सर्जरी, ध्यान देना, रोबोट के माध्यम से सर्जरी, तो ये महत्वपूर्ण है। और ये जो आपका किंग जॉर्ज चिकित्सा जो विश्वविद्यालय, ये है कहाँ पर, या बता सकते हो क्या, यूपी में, यानी लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में ना, लखनऊ यूपी की आप सब लोग जानते हो क्या है, राजधानी है। अब अपन बात करें अगले अगर विकल्प के ऊपर, तो एसएमएस हॉस्पिटल क्या जाने जाता है, तो ये एसएमएस हॉस्पिटल है, ये रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पहला क्या बन गया है, हॉस्पिटल बन गया है। और 7 हिल्स अस्पताल है, यानी अपना 4 नंबर का विकल्प है 7 हिल्स अस्पताल। ये किस लिए जाना जाता है, तो ध्यान देना, कोविड-19 के लिए प्रथम समर्पित ये क्या है, अस्पताल है, प्रथम समर्पित अस्पताल है, यानी हॉस्पिटल है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, हाल ही में पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास स्थगित किया गया। यह अभ्यास भारत किस देश के साथ करने वाला था। ध्यान देना, पूछा यह गया है कि पिच ब्लैक अभ्यास है किन 2 देशों के मध्य होता है। तो एक उत्तर तो आपके पास है भारत, ठीक है। अब दूसरा, ये किस देश के साथ ये अभ्यास करने वाला है, तो वो हमें जानना है। दूसरा जो देश है अपना, वो कौन सा है, ठीक है। तो उसमें हमें ये मतलब देखना है। तो पहला ऑप्शन चाइना नहीं है, जापान भी नहीं है, अमेरिका भी नहीं है। उत्तर इसका क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा मित्रों। ये जो अभ्यास है पिच ब्लैक अभ्यास किसके साथ संपन्न होना था, ऑस्ट्रेलिया के साथ संपन्न होना था। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये भी मैं बता देता हूँ, ये वायुसेना का युद्ध अभ्यास है, किसका है, वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और वायु अपने सेना के प्रमुख जानते होंगे, आर.के. भदौरिया, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ और एक प्रमुख बात, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, देखो नाम आया ऑस्ट्रेलिया का, तो आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या जानते हो, तो ध्यान दें, इस ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और अगर अपन बात करें किसकी, कि इसकी राजधानी तो कैनबरा हो गई। और अगर अपन बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम की, तो पीएम का नाम भी आपको बताना है, स्कॉट मॉरिसन। क्या हो जाएगा, स्कॉट मॉरिसन, ठीक है, ये इसके पीएम का नाम है। तो ये भी याद रख लेना है, कई बार परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ, अगर बात ऑस्ट्रेलिया की आई है, तो अगर इसकी करेंसी की बात करें साथियों, तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसकी क्या हो जाएगी, करेंसी हो जाएगी। और अगर अपन लोग एक चीज और बता देता हूं मैं, कि 2000 है अपन, अब ये जो रद्द किया गया ना ये युद्धाभ्यास, ये कब होगा, अब ये 2022 में होगा। कब होगा, 2022 में होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान देना, एक तरीके से इसको पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब आगे कर दिया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान देना, स्थगित का मतलब रोकना होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन प्रश्न नंबर चलते हैं अपने किस पर, 4 नंबर प्रश्न पर, कि हाल ही में किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए, ध्यान देना, हाल ही में किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए क्या किया है, नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में किस राज्य ने 1 वर्ष के लिए नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब कई विद्यार्थियों के है ना, मतलब परेशानी सी बढ़ गई है इस प्रश्न को सुनते ही, कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना, आपकी जिज्ञासा बन गई कहीं हमारे राज्य में तो ऐसा नहीं हो गया है। तो मतलब साथियों, वास्तव में ये हमारे राज्य में नहीं हुआ है। तो ये किस राज्य की सरकार ने ऐसा निर्णय ले लिया है, ये कठोर निर्णय लेने वाला है ना, कोई आदमी कट्टर होगा, और कट्टर इज खट्टर। तो खट्टर ने ऐसे निर्णय ले लिया है कि आने वाले जो 1 वर्ष है, यानी 1 वर्ष के लिए कोई भी नई भर्ती है वो नहीं होगी। तो नई भर्तियों पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। और हमारे राजस्थान में तो ऐसा अब नहीं है। आने वाले महीनों में जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा, धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर आएगी, तो सब कुछ क्या है, सारी भर्तियां होने वाली है। तो लगातार निरंतर तैयारी करते रहे। अगर भर्तियां रुक भी जाती है तो कुछ समय के लिए, तो भी हमें परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे हौसले बुलंद हैं। हम आखिरकार कामयाब होकर ही रहेंगे, हम होंगे कामयाब, हम आखिरकार जीत कर ही रहेंगे। तो देखो इसका उत्तर क्या हो गया, हरियाणा हो गया। और हरियाणा के बारे में आप सब लोग जानते हो, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। और इसके सीएम कौन है, आप सब लोग जानते हो, मनोहर लाल खट्टर है। अगर मैं इससे एक अच्छा प्रश्न आपसे पूछ लूं कि इसके राज्यपाल कौन है,
तो वो मैंने आप लोगों को बताया सत्यदेव नारायण आर्य है ना, सत्यदेव नारायण आर्य इसके क्या है, राज्यपाल है। सुल्तानपुरा राष्ट्र है ना, आपको मैंने बता दिया सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क इसका है, किसका, हरियाणा का। अब अपन चलते हैं एक और प्रश्न पर, वो कौन सा है, प्रश्न नंबर 5। और 5वां प्रश्न कौन सा है भाई, 5वां प्रश्न अपना महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये भी है ना एक कानून से संबंधित प्रश्न है। तो हाल ही में किस देश ने नाबालिग को अपराध करने पर मौत की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ध्यान देना भाई, एक ऐसा देश है जो नाबालिग पर क्या मतलब अपराध करने वाले पर क्या कर दिया इसने, यानी मौत, नाबालिग अपराध करता था तब मौत की सजा सुनाई जाती थी, एक ऐसा देश था, और उसमें अब क्या कर दिया है, मौत की सजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा देश कौन सा है, तो ये बात आपको जाननी है। तो सबसे पहले विकल्प है ईरान नहीं, इराक भी नहीं, कतर भी नहीं, तो उत्तर अपना क्या है, सऊदी अरब। मित्रों सऊदी अरब ऐसा देश है जिसने क्या है, नाबालिग जो व्यक्ति अपराध करता था पहले इसे मृत्यु दंड दिया जाता था, है ना, सभी को ही, लेकिन अब नाबालिग को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। तो ये ऐसा काम करने वाला देश कौन सा बना, सऊदी अरब। मित्रों सऊदी अरब पहले बहुत कट्टर देश हुआ करता था, यहाँ की जो सजा थी वो भी क्या थी, कठोर थी। मैंने आप लोगों को बताया अगर थोड़ा सा ही अपराध कर लिया जाता था, है ना, जैसे भारत में तो बड़े बड़े अपराध है, जैसे है ना बलात्कार जैसे अपराधों के लिए मृत्युदंड का विधान है, लेकिन वहां पर तो छोटे छोटे अपराध के लिए भी, जैसे मान लो अगर कोई पड़ोसी ना लड़ भी लिया तो भी है ना उनको सजा दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे सरियाम सामने खड़े है ना करके। तो मैंने आप लोगों को बताया कि पहले तो इसने वो कोड़े मारने की सजा क्या कर दी है, बंद कर दी है ना, पिछले दिनों में हमने बात की थी सऊदी अरब ने। तो वहां पर अब ये कुछ मानव अधिकारों के संबंधित बातें की जा रही है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पर है ना मतलब थोड़ा सा और अपराध है, जैसे है ना मतलब आपने यहाँ पर कई प्रकार की घटनाएं होती है ना, एक तो गाली सूचक जैसे कोई शब्द हम काम ले लेते हैं, और दूसरे हम लोग काम है ना मतलब और भी अश्लीलता जैसी कुछ छोट मोट घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए वहां पर सीधा विधान है, अंग भंग करने का विधान है ना, कई प्रकार की बातें होती है। तो कहने का मतलब अब वो धीरे धीरे उनमें क्या आ रही है, कमी, वो कम कर रहे हैं, मानव अधिकार दे रहे हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ऐसा देश कौन सा है, सऊदी अरब है। जब बात सऊदी अरब की आती है तो आपको ये दो नाम तो याद रखने ही है, एक तो रियाल और एक रियाद। रियाल व रियाद, तो रियाद और रियाल में क्या फर्क है, जब अपन बात करेंगे रियाद की, तो रियाद तो सऊदी अरब की क्या है मित्रों, राजधानी है, और करेंसी की बात करेंगे तो वो है रियाल, ठीक है। और इसके जो किंग कौन है अभी वर्तमान में, सलमान बिन अब्दुल अजीज, मतलब सलमान है, तो आप लोग सीधा याद करना, ठीक है। तो अब अपने अगले एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, और वो कौन सा प्रश्न है, छठा, कि हाल ही में किस राज्य ने जरूरतमंदों की मदद के लिए हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च की है, मतलब लॉन्च किया है। तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है हेल्प मी मोबाइल ऐप, हमें बात सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है, किस राज्य ने किया है, तो उत्तर हमारा इन्हीं में से आने वाला है। अगर हेल्प मी मोबाइल ऐप की बात करेंगे तो मित्रों ये ऐप लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हरियाणा ही होगा। हमारा उत्तर क्या होगा भाई, हरियाणा। यानी आज हरियाणा से संबंधित दो प्रश्न आ गए, हेल्प मी मोबाइल ऐप भी इसी ने लॉन्च किया है, ठीक है। अभी एक बात हमने की थी कि सारी भर्तियों पर आने वाले 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है, तो ये हरियाणा की बात हम पहले से ही कर चुके हैं। अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न अपना कौन सा है, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि हाल ही में भारत सरकार ने बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है। मित्रों बात ये पूछी गई है कि भारत सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार समझ गए आप लोग, बैंकिंग उद्योग मतलब बैंक सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार के हैं, चाहे वो बैंक मैनेजर से लेकर के जितने भी, जहां पर भी है ना टकसाल वगैरह इत्यादि है, जहां पर जो भी नोट छपते हैं वो कारखाने, जितने भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जितनी भी सुविधाएं, वो सारी क्या हो गई, जन उपयोगी सेवा घोषित हो गई है। अब ये जन उपयोगी मतलब आप क्या समझे, जन उपयोगी तो पहले भी थी, लेकिन अब ये इसका करने के मायने अपन माने तो अब ये ध्यान दे, सबसे बड़ी बात है कि ये सेवाएं कभी बंद नहीं होगी, है ना। जैसे छुट्टियों के अलावा जो बीच बीच में छुट्टियां होती है वो एक अलग बात है, लेकिन इस क्षेत्र के कोई भी कर्मचारी अब एक तो कोई हड़ताल नहीं कर सकते, मेन बात तो यही है, किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनके लिए अनिवार्य सेवा हो गई है। तो अब बात ये करनी है कि ये कितने महीने तक आरबीआई ने ऐसा काम किया है, तो ये महत्वपूर्ण बात है
6 माह के लिए इन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि ये जो कर्मचारी है 6 माह तक कोई हड़ताल नहीं कर सकते हैं, 6 माह तक ये जन उपयोगी सेवा है। तो ये भी अपनी महत्वपूर्ण बात है। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कोविड-19 के जो है ना होने प्रभाव अब जो है इसके बाद में इसको अर्थव्यवस्था को वापस सुचारू रूप से निपटने के लिए इस प्रकार के जो कदम है वो उठाए जाएंगे और भी कई प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब अपन प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 अपना क्या कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई ने म्यूचुअल कंपनियों को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मतलब आरबीआई ने कुछ कंपनियों को क्या किया जाता है, मतलब हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो कंपनियां बिल्कुल घाटे में चली गई है, इस वजह से उनको उबारने के लिए, यानी वापस मैं वही बात कहूंगा कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। उन कदम के तहत एक कदम यह भी है कि आरबीआई इन कंपनियों को क्या देगी, कुछ महत्वपूर्ण ना, मतलब एक तरीके से इनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ करोड़ राशि देगी। तो वो कितने करोड़ राशि है, 50 करोड़ की राशि है। तो आप लोग ध्यान देना, इन 50 करोड़ राशि दे करके इन कंपनियों को उबारेगी। अब बात आती है आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। क्या जानते होंगे भाई, कि भी पूछा जाता है कि आरबीआई है उसके गवर्नर कौन है, तो आप लोग ये मुझे बता दोगे। और इसकी स्थापना कब हुई वो भी आप लोग जानते हो, 1935 में हुई, वो भी आप लोग जानते हो। गवर्नर तो आप सब पहले से ही जानते हो, कौन, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके क्या है, गवर्नर है आरबीआई के। और ये भी हमने बात की, पूर्व गवर्नर कौन है, उर्जित पटेल है। तो वो सारी बातें हम कर चुके हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हो आरबीआई का अब ना मुख्यालय कहाँ है, तो वो कहाँ हो जाएगा, मुंबई में। पहले कहाँ था, कोलकाता में। तो ये बात भी आप जानते हो। और ये शक्तिकांत दास है ना, ये 25वें क्या है भाई, गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, अब अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इससे भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है कि हाल ही में, प्रश्न है हाल ही में रानी, देखो प्रश्न है रानी नहीं होकर के रोनी है, रोनी रॉय, हाल ही में रोनी रॉय का निधन हो गया। ठीक है, निधन हुआ है। वे कौन थे, मतलब ये पूछा गया कि वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्र बताना है। और क्षेत्र क्या हो जाएगा, देखो साथियों, क्षेत्र सबसे पहले ये पूछा गया ऑप्शन है लेखक, फोटो, जर्नलिस्ट, गायक और खिलाड़ी। तो ध्यान दे लेना, ये जो रोनी रॉय है ये एक बड़े ही है ना फोटो जर्नलिस्ट थे। तो इन्हीं फोटो को शूट करने वाले व्यक्ति थे। और आपको ये याद होगा जब आप लोगों ने देखा होगा मतलब 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो उसके ये प्रधान फोटो जर्नलिस्ट थे, है ना, प्रमुख जर्नलिस्ट थे। तो ये भी याद रखना, जर्नलिस्ट का मतलब हो गया पत्रकार। क्या हो गया, पत्रकार, यानी फोटो पत्रकार। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जॉनी रॉय इनका क्या हो गया, निधन हो गया। तो ये हमें याद रखना है, ये क्या थे, कि फोटो जर्नलिस्ट थे। अब अपन बात करते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और अगला प्रश्न अपना कौन सा है कि हाल ही में एयरटेल ने अपने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो बात ये आती है कि एयरटेल ने किसी के साथ क्या किया है, यानी समझौता किया अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो हमें इस बात का आभास हो गया, इनमें से कोई एक कंपनी होगी, जैसे आइडिया है, पेटीएम है, सैमसंग है, नोकिया। मित्रों, इस प्रश्न की अगर अपन बात करें उत्तर की, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नोकिया, यानी एयरटेल, है ना। आप लोगों को पता है जियो आने के बाद सारी कंपनियां ना थोड़ा सा क्या है, सुस्ती में पड़ गई है, क्योंकि लोग जियो की तरफ बढ़ गए हैं। क्योंकि जियो का जो डाटा है काफ़ी क्या मिलता है, सस्ता भी मिलता है। तो आप लोगों को सारी चीज़ पता है हर प्रकार से। ठीक है, तो अब ये बात अपन लोग यहाँ इस प्रसंग में कर रहे हैं कि एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को थोड़ा और बढ़ाने का, हालांकि ठीक है फिर भी बढ़ाने के लिए इसने क्या किया है, नोकिया के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब आज का आपके लिए प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न, कि हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हो गया है। मतलब आपको सीधा स्कूप करना है, विजय मिश्रा का इनका निधन हो गया है। और वे कौन थे, मतलब उसके क्षेत्र का नाम है, या तो वो लेखक होंगे, या वो पत्रकार होंगे, या वो गायक होंगे, या नर्तक होंगे। और पिछले सवाल का मित्रों आप लोगों ने जवाब दिया, कुछ बच्चों ने पूरी तरह से डिटेल में लिख दिया। मित्रों, आप लोगों की जो मेहनत है कभी बेकार नहीं जाएगी, है ना। और जिस व्यक्ति ने, है ना, जिन व्यक्तियों ने लिखने के प्रयास किए हैं वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और निश्चित तौर पर, है ना, अगर आप इस प्रकार की मेहनत करते हो
है ना। मैंने आपको पहले दिन से ही कहा है कि अगर हम लिख लेते हैं कोई चीज़ को और लिख देते हैं, जैसे आप कहीं पर भी लिख देते हो, चाहे वो मोबाइल के कमेंट में लिखो, चाहे आपकी है ना नोट कॉपी में लिखो, कहीं भी लिखो, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में स्थायी हो जाती हैं। उससे थोड़ी मेहनत है ना, एक तरीके से हमारा वो मेहनत होती है, और मेहनत कभी बेकार है नहीं जाती साथियों। और अब आप मुझे लगता है निरंतर है ना आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और लगातार आप हंसवाहिनी से जुड़े हुए हो, इसके लिए आप सब लोगों का आभार है साथियों। क्योंकि निरंतर आप इससे जुड़ोगे तो हंसवाहिनी भी क्या होगी, मजबूत होगी, और यह अपनी वो मतलब पूरी जो टीम है इसका भी लगातार है ना मनोबल आप लोग बढ़ाते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए, ताकि आप लोगों के लिए हर एक अच्छी चीज को इस मंच के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सके घर बैठे, और वो भी निशुल्क। और सबसे अच्छी बात तो ये प्रमाणिकता के साथ पेश की जा रही है ना। हर एक चीज है आपको सिलेक्टिव पॉइंट दिए जाते हैं, सिलेक्टिव लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, और सिलेक्टिव अपनी सोच है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखते हुए लगातार बने रहिए साथियों। और मैं आप लोगों को एक बात फिर बता देता हूँ, आप प्रतिदिन क्या करें, हर रोज उठते ही अपने लिए क्या करें, टारगेट फिक्स करें, अपने लिए एक लक्ष्य बनाएं, है ना, अपने लिए प्रतिदिन का लक्ष्य बनाएं, और उस लक्ष्य पर पूरा दिन लगा दें मित्रों। मुझे नहीं लगता आपको सफलता से कोई रोक सकता है क्या, सफलता आखिरकार आपको मिलकर ही रहेगी। बस आप प्रतिदिन एक काम कर ले कि एक टारगेट बनाए, छोटा सा टारगेट अपने लिए फिक्स करें और उसी पर कार्य करना शुरू कर दे। बड़े टारगेट को आप अचीव कर सकते हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आज की कक्षा यही संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे भारत भ्रमण के साथ।